अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। मार्केट ने 177 प्लस की क्लोजिंग दी, बीच में एक दिन की ब्रेक भी थी। कल मार्केट की ओपनिंग होगी दोबारा। मुइस, किस तरह से देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग को, और कल क्या एक्सपेक्टेड है? ये भी आ रहा था कि ऑयल जो है यूएस ईरान टेंशन थोड़ी सी ईज अप हुई और ऑयल 2% डाउन है, अभी $80 के करीब चल रहा है। तो क्या एक्सपेक्टेड लग रहा है आपको मार्केट की? देखिए, कल की अगर हम बात करते हैं तो $84 के अराउंड टाइमिंग के अराउंड में जो है वो $84 के अराउंड ऑयल ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद 79.80 का लो लगाया, और इस वक्त 81 चल रहा है रियल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो। ऑयल ईज अप तो हुआ है, और अगर यहीं पर $80 के अराउंड ही रहता है ऑयल कल की ओपनिंग तक मार्केट की, तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो। इसके अलावा मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो जो मार्केट से मिस आउट हुआ था पिछले हफ्ते के एंड में और इस हफ्ते के स्टार्ट के अंदर भी, वो था रिफाइनरी सेक्टर, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा था और उसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग देखने में आई थी, जिस वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर के वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए थे। लेकिन कल हमने ये देखा कि पाकिस्तान रिफाइनरी अपर कैप के पास ट्रेड करा के थोड़ा नीचे क्लोज हुआ ₹90 के अराउंड। लेकिन अच्छी बात है कि 84 का लो परसों ही लगा गया है, इवन कल भी 84 पर ट्रेड करा था, उसके बाद 94 तक का हाई हमने देखा। तो आई थिंक रिफाइनरी सेक्टर भी अब लीड पर आ चुका है, और जो हमारा मेन सेक्टर था जो पॉइंट्स कंट्रीब्यूट भी करता है, जिसके अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ओजीडीसी, पीपीएल, आता है, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले हफ्ते के अंदर। अब मुझे लगता है अगर ऑयल नीचे ही क्लोज होता है, $80 के अराउंड ही कल ट्रेड कर रहा होता है ऑयल, तो मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स लीड करेंगे उनके अंदर रिफाइनरी होगा। उसके बाद अगर रिफाइनरी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग, तो ये दो मेन सेक्टर होते हैं जो लीड करें। तो आई थिंक अगर ऑयल नीचे रहता है तो मार्केट अच्छी परफॉर्म करेगी, वॉल्यूम भी थोड़े अच्छे आ जाएंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि सब मुख्तलिफ सेक्टर्स की जब बात करते हैं, रिफाइनरी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, बहुत से लोग हैं जो फार्मा सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए जैसे सर्ल हो गया, हमें कमेंट्स में लोग बता रहे होते हैं, उसके अंदर भी लोग स्टक होते हैं। बहुत अरसे से ड्यू है फार्मा की रैली। किस तरह देखते हैं फार्मा सेक्टर को? कब तक आपको लगता है एक्सपेक्टेड है कि रैली आ सकती है? स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए फार्मा सेक्टर? देखिए, फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा सेक्टर है और मार्जिन्स भी बेहतर होंगे, तो फार्मा भी आपको एक अच्छा गेन देगा। जहाँ तक आपने बात की रैली की, तो देखें अभी एज ऑफ टुडे अगर हम बात करते हैं, तो जब तक ये जंग सेटल नहीं होगी तब तक किसी भी सेक्टर की रैली को बताना मुनासिब बात नहीं है, यूँ समझ लें, या प्रेडिक्टेबल बात नहीं है, क्योंकि एक वो सेक्टर अभी जंग की वजह से पूरी मार्केट मुतासिर हुई हुई है, मार्केट साइडवेज है। उसके अंदर रिफाइनरी की जब हम बात करते हैं, रिफाइनरी ने जो लीड ली वो रिफाइनरी पॉलिसी और उसके अपने डायनेमिक्स है, लेकिन अभी फार्मा में इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से फार्मा आउट ऑफ नोवेयर बहुत जल्दी चल जाए, और साथ साथ हमारी जंग भी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा जब हमारी जंग सेटल होगी उसके बाद हर सेक्टर की बारी आएगी, बिल्कुल फार्मा की बारी आएगी। फार्मा इज अ वेरी गुड सेक्टर, अगर आप इन्वेस्टेड हैं, आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं, आप ग्लेक्सो में हैं, आप एजीपी में हैं, आपने बीएफ बायो भी रखा हुआ है, आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं, सो यस यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। इन द लॉन्ग रन आपको एक अच्छा गेन फार्मा देके जाएगा। मैं मुफीज की बात को कंटिन्यू करूंगा। हम वापस अगर रिफाइनरी सेक्टर पे हैं मुइस, तो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जैसे आपने बताया था कि सिनर्जी भी है, जिससे आपने जो रेट्स बताए थी 13-20 के ऊपर है, उसमें मजीद बाइंग करनी चाहिए, अपने नए रेट्स के ऊपर खड़ा हो सकता है। हल्की सी न्यूज नेगेटिव आती है रिफाइनरी सेक्टर के लिए, तो जो लोग जितने पॉजिटिव होते हैं फौरन से उनका सेंटिमेंट जो है वो लूज हो जाता है। तो ये भी सवाल सिनर्जी से रिलेटेड भी आ रहा था कि बाइंग कर ली लेकिन स्टक हो गए। तो क्या अभी इतनी न्यूज में जान है कि हम उसको मजीद होल्ड किया जा सकता है फॉर सम टाइम? देखिए, जब ₹13.20 पर शेयर था ना, तो मैंने बताया था कि ₹16 के टारगेट इसके हो सकते हैं अगर हम थोड़ा होल्ड करते हैं तो। ₹16 तो अभी नहीं है, लास्ट हाई लगा है और उसके बाद फिर अगेन 14 साढ़े 14 के अराउंड क्लोज हो गया। मुझे लगता है कि ₹16 एक बार आएगा तो सबको एग्जिट का मौका देगा, और जो लोग वहाँ पर एग्जिट करेंगे 100% अपनी पोजीशन, तो फिर वो गिल्ट में भी रहेंगे कि हमने क्यों इसको आगे लेके नहीं चले। क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के इसके टारगेट जो लगते हैं वो ₹25 के लगते हैं सिनर्जी के। तो स्लो स्लो जहाँ पर एक एक लेवल ऊपर जाता रहे वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सेल करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा एक साथ सेल कर दिया और फिर ज़्यादा बढ़ गया, फिर हम फेयर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर आकर हमने ऊपर ज़्यादा बाइंग कर ली, और इस तरह से ही लोग स्टक हो जाते हैं। तो बेहतर है कि स्लो स्लो हम सेल करते हुए आएँ अपर लेवल पर, जहाँ पर ₹1 ऊपर जाए 10% सेल कर दें। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा जो है वो हम टॉप पर निकलेंगे भी, एवरेज भी हमारी अच्छी हो जाएगी, और फोमो भी हमें नहीं होगा। मैं मुइज की बात से भी एग्री करूंगा। हम देखते हैं नए आईपीओज आ रहे हैं, लिक्विडिटी जो है स्टॉक मार्केट में इंप्रूव होती जा रही है, पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी मुफीज बढ़ते जा रहे हैं ओवर द टाइम। ये जो नए आईपीओज आ रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? हाउ हेल्दी इट इज फॉर द स्टॉक मार्केट? और कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या नया इन्वेस्टर है, हाउ ही शुड बी, उसको किस तरह देखना चाहिए नए आईपीओज को, या उसको एक ब्लू चिप कंपनी के अंदर? मैं खाली सवाल मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं एक बार, बट इन डेप्थ में जानना चाहूंगा फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सर, आपने मुझसे सवाल किया भी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं और कैपिटल रेज कर रही हैं, दैट मींस कि उनके जिस जिस एवेन्यू में वो आ रही हैं, यानी इन दिस केस पीएसएक्स, वहां पे उनको ट्रस्ट है, उन्हें पता है कि
लोग उनकी कंपनीज में पैसा लगाएंगे। देखिए कंपनी क्यों आती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैपिटल रेज करने के लिए? अगर बहुत बुरे हालात होंगे पीएसएक्स के तो कोई, उन्हें पता है कि इन्वेस्टर पैसा देगा ही नहीं ना, वो कैपिटल उस तरह रेज ही नहीं कर सकती। कंपनीज ओवर सब्सक्राइब हो रही, दैट मीन्स कि इन्वेस्टर का रुझान है, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन देखें विद अकाउंट ओपनिंग तो वो भी आ रही है, विद न्यू आईपीओस तो वो भी आ रही है। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन, इट्स अ हेल्दी साइन कि कंपनीज भी उस एनवायरमेंट में अपना कैपिटल रेज करती हैं जहाँ पे वो फ्लरिश कर सकें, जहाँ पे उन्हें उन्हें ये उम्मीद हो कि कैपिटल भी रेज होगा, कंपनी को एक्सपोजर भी मिलेगा, कंपनी अच्छी एक ट्रेड भी देगी, थिंग्स लाइक दैट, राइट। कंपनी अपने प्रॉफिट भी शेयर होल्डर के साथ शेयर करेगी, तो कंपनीज को एक अच्छा सिग्नल मिलता है उस इंडस्ट्री से, इन दिस केस पीएसएक्स। तभी कंपनीज अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं और धड़ाधड़ लेकर आ रही हैं। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इस चीज को प्रूव कर रहा है विद ओवर सब्सक्रिप्शन, या एक इंटरेस्ट जो है लोगों का डेवलप हो रहा है, प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हैं लोग, आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कशन है, कंटेंट बहुत बन रहा है विद द न्यू आईपीओस कमिंग इन। सो ये एक ये रुझान है कि अब जो हम पुरानी कंपनीज को डिस्कस करते हैं, डेफिनेटली वो एक स्टेबल कंपनीज बन चुकी हैं, वहां से एक सेफ प्ले आप हमेशा वहां पे जा सकते हैं। लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड के लिए आप देखते हैं नए सेक्टर्स भी आगे चल के पीएसएक्स में हो सकता है बने, नई कंपनीज भी आएंगी, न्यू अंडरडॉग वुड ज्वाइन दिस क्लब, जो कल को चल के डार्क हॉर्सेस बन सकते हैं, डिफेंसिव प्ले बन सकते हैं। सो यस, दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। तो कंपनीज को नजर आ रहा है, वो ग्रोथ नजर आ रही है, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन से चीज प्रूव हो रही है कि उनके नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, कि नॉट ऑलवेज इट्स गोइंग टू बी अ बैंक, इट्स गोइंग टू बी अ फर्टिलाइजर, इट कुड बी अ माइक्रो फाइनेंस बैंक, इट कुड बी एन ऑयल कंपनी, बट दिस टाइम particularly not an oil and marketing gas company नहीं है, could be Soya Supreme Oil sort of a company, right? तो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन से चीजें प्रूव हो रही हैं। विच इज अ गुड थिंग। हमारे जो KC 100 इंडेक्स है उसको भी ज्यादा ऑयल एंड गैस बैंक्स हैं, फर्टिलाइजर्स यही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बट देन अगेन अब जो नए आईपीओज आ रहे हैं, जैसे तस्दीक आईपीओ आया हमारे पास, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सेलेक्ट आईपीओ आया, सर्विस का लॉन्ग मार्च का आईपीओ आया, तो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आईपीओ जो हैं वो आ रहे हैं, विच इज गुड थिंग। मैं मुझे जानना चाहूंगा इस हवाले से भी कि अभी जैसे मुफीज ने भी बताया कि ऑयल 80 से नीचे थोड़ा टाइम अपने आप को सस्टेन करेगा, तो देन हम एक मजीद बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन खास तौर पे जुमेरात के लिए, और जुमे को वैसे हमारा शो नहीं आता, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? फ्राइडे वाले दिन ज्यादा सेलिंग की साइड पे होना चाहिए, या एक दिन की चूंकि ब्रेक थी बीच में तो बाइंग साइड पे होना चाहिए? इस बारे में भी बताइए। देखिए, मैं ऑलरेडी गाइड कर रहा हूँ कब से कि हमें किसी भी साइड पर ज़्यादा नहीं जाना है, ना सेलिंग साइड पर, बाइंग साइड पर ज़्यादा जाना है। कहीं पर भी हमने किसी भी तरह से ट्रेडिंग करनी है तो विथ लो वॉल्यूम्स हमने करनी है, और हमारा जो रुझान है वो प्रॉफिट टेकिंग पर और बाइंग ऑन स्टैंड पर है। मतलब अगर आपका शेयर नीचे आ रहा है ज़्यादा तो वहाँ पर हम बाइंग करेंगे, और प्रॉफिट अगर मतलब शेयर ऊपर जा रहा है और शेयर हमारे पास है तो वहाँ पर हम प्रॉफिट करेंगे। सिंपल यही स्ट्रेटजी रखनी है हमने। और शेयर्स भी स्पेसिफिक कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यूटेक है, आई टेंस अभी स्प्लिट होने वाला है, तो आई थिंक उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यूटेक मैं कंटिन्यूसली बता रहा था लोगों को क्यूटेक के अंदर बाइंग करें। इवन लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे, तो हमने इसके बारे में रोजनामा के अंदर प्रॉपर डिस्कस भी किया था, क्यूटेक करती क्या है और क्या इसके बाइंग लेवल्स हैं, क्या बॉटम लगता है। वहाँ पे मैंने बताया था कि 36 का बॉटम लगेगा और 37 का बॉटम लगा, और वहाँ से फिर कल के ही दिन अपर कैप लगा 41 रुपये 40 पैसे पर। मुझे लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा यहाँ से बढ़ के 45 तक एक ब्रेक लगाएगा, और फिर 45 से अगेन 55, और पहला जो टारगेट इसका वो 60 रुपये का है। तो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं जो मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, या फिर जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो सेक्टर्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं, उनके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है, स्विंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन विद लो क्वांटिटी। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसने स्लो नीचे नीचे लेवल्स पर एक्यूमुलेट करना है, सेलिंग की तरफ नहीं जाना है। तो मार्केट बिल्कुल सही चल रही है। अगर हम देखें तो ऑयल भी नीचे है, जो कि मार्केट के लिए बेनिफिशियरी है। तो आई थिंक मार्केट ऊपर जाएगी तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलेगा। कल के दिन और परसों के दिन प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन 100% हमने प्रॉफिट बुक नहीं करना। 50% एटलीस्ट हमने खाली कर देना है, ताकि हमारे पास कैश भी आ जाए। ये स्ट्रेटजी जो मोइज ने बताई है, हम आपको बारहा रोजनामा और हफ्तानामा के अंदर बता रहे होते हैं। और जो आप लोगों के स्टॉक्स थे, हमने कोशिश की कमेंट्स के अंदर कि हम उनको भी पढ़ें, जो आप अप्रिशिएट कर रहे होते हैं उनको भी हम देखते हैं, और जो सवाल होते हैं हम कोशिश करते हैं मोइज और मुफीज से उनको पूछें। हम इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात करेंगे रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जुमेरात वाले दिन यानी कि कल। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।